पहला सवाल मेरा ये है कि मार्केट हम कहते किसको? बेटा, एक मार्केट, एक बाजार, तो जो हम देखते हैं अपने आसपास, जहां भी आप रहते हैं वहां आसपास एक बाजार हो। हम जहां जिस जगह पे अभी बैठे हैं बाहर मार्केट है। कुछ दुकानें कपड़े की, कुछ दुकानें जूतों की, किताबों की, मोबाइल फोन की, सब तरह की किताब दुकानें होती है वहां पर। उसको बाजार कहते हैं। क्या हम ये उस बाजार के बारे में पढ़ रहे हैं? नहीं, हम उस मार्केट के बारे में यहां नहीं पढ़ रहे। वी आर नॉट स्टडिंग दैट मार्केट। वी आर स्टडिंग अबाउट द मार्केट जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। मार्केट किसी जगह तक, देखो, डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। हम ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस कह तो सकते हैं, मगर हम उस बाजार को पढ़ नहीं रहे यहां पर जिसके बारे में आप कहीं सोच रहे हैं। वो बाजार हम नहीं पढ़ रहे हैं। अगर वो पढ़ रहे होते तो फिर सेंट्रल मार्केट के नाम से चैप्टर हो, करोल बाग के नाम से चैप्टर हो, है ना? कोई सिलेक्ट सिटी वॉक के नाम से चैप्टर होता, डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया के नाम से चैप्टर होता। ऐसा नहीं है। वी आर नॉट स्टडिंग दैट मार्केट। तो कौन से बाजार के बारे में पढ़ रहे हैं? यहां जो बाजार हम पढ़ रहे हैं, दैट इज अ नेटवर्क ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हु कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड डील विद ईच अदर। उस हिसाब से अगर बाजार को अगर ये जगह माने तो फिर तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, मुझे लगता है सबसे ज्यादा तो यही बाजार का काम कर रहे हैं आज की डेट में। बाजार अगर कोई चल रहा है तो ये चल रहा है ना? जेफ बेजोस साहब एक एक मिनट के पता नहीं कितने लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो फिर वो बाजार कहाँ गए? तो बाजार, जो मार्केट की हम बात कर रहे हैं, एक ऐसा नेटवर्क जहां बायर्स और सेलर्स आकर मिलते हैं और एक दूसरे के साथ डील करते हैं, उसे मार्केट। मैं एक उदाहरण आपको दूं। मैंने एक स्टेटमेंट कहीं सुनी पढ़ी। वो स्टेटमेंट कहती है कि यार आजकल होंडा का बाजार बहुत गर्म है और टोयोटा थोड़ा ढीला चल रहा है। तो क्या मैं ऐसी किसी जगह की बात कर रहा हूं जहां सिर्फ होंडा बेची जा रही है, जहां या सिर्फ टोयोटा बेची जा रही है? नहीं, मैं बात कर रहा हूं हर बायर एंड सेलर की, पूरे नेटवर्क की, जहां पर सभी एक दूसरे के साथ डील करते हैं उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर। दैट इज द मार्केट आई एम टॉकिंग। उस बाजार की मैं बात कर रहा हूं। तो बाजार, यहां पर मार्केट इज अ नेटवर्क ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हु कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, डील विद ईच अदर, इज कॉल्ड एज मार्केट। आगे मेरी बात समझ में, मार्केट क्या कह रहा हूं? ठीक। अब मार्केट में क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेलिटी, हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेलिटी, लेकिन हम ये अल्टीमेटली ये पढ़ने नहीं वाले। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेलिटी, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। मैंने अभी आपसे कहा लोकल मार्केट हमारे एरिया के आसपास की मार्केट है, जहां से हम रोजमर्रा का सामान लाते हैं, वो लोकल मार्केट होती है। नेशनल मार्केट पूरे देश के बाजार की बात करें। अच्छा, यहां पर भी एक बात और सुनिए। यहां पर भी जब मैं लोकल मार्केट की बात कर रहा हूं, तो लोकल मार्केट कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि लोकल मार्केट भैया किसी एक पर्टिकुलर जगह की ही बात है। नहीं नहीं नहीं, फिर सुनिए। एक किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं, लेट्स से किसी एक पर्टिकुलर चीनी की ब्रांड की बात करते हैं। चीनी का जो सेलर है, जो प्रोड्यूसर है, वो कहता है यार ये जो लोकल मार्केट है ना, उसमें मेरी चीनी की इतनी सेल है, ओवरऑल इंडिया में मेरी इतनी सेल है, और पूरे वर्ल्ड में मेरी इतनी सेल है। तो वो लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट, जहां मैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, उस मार्केट का जिक्र यहां हो रहा है। मैं किसी एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, वो प्रोडक्ट वहां बेचा और खरीदा जाता है, उसकी यहां पर बात कर रहा हूं। ठीक है, लोकल मार्केट, नेशनल और इंटरनेशनल। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट और लॉन्ग पीरियड। इसके बारे में जरा एक मिनट सुनिए। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर आप कुछ सामान खरीदने गए,
सामान बेचने वाले ने बेचा, मगर कितना? जितना उसके पास स्टॉक है बस उतना। वो स्टॉक से ऊपर नीचे बेच नहीं सकता आप। यानी वहां ऐसे बाजार की हम बात कर रहे हैं जहां प्रोडक्शन तो संभव नहीं। उदाहरण के तौर पर आप मदर डेयरी गए, मदर डेयरी में आपने दूध मांगा, अब वहां पर दूध आपने 10 लीटर 20 लीटर 50 लीटर मांगा, मिल गया। आपने बोला कि 3000 लीटर दूध चाहिए, नहीं मिलेगा। आपने बोला मुझे कितना दूध चाहिए? 3000 लीटर दूध चाहिए, वो नहीं मिलेगा। दैट इज नॉट पॉसिबल, मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास है ही नहीं और प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो दैट इज वेरी शॉर्ट पीरियड। जहां पर सेलर जो है वो अपनी सेल को बढ़ा सकता है, मगर कितनी बढ़ा सकता है? जितना उसके पास स्टॉक है। स्टॉक के बियॉन्ड वो नहीं जा सकता। ठीक है, सेकेंड काइंड ऑफ मार्केट, दैट इज शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में प्रोड्यूसर जो है या सेलर जो है वो अपनी सेल बढ़ा सकता है, मगर कितनी बढ़ा सकता है? जितने उसके वेरिएबल फैक्टर्स अलाउ करते। फिक्स फैक्टर्स वो नहीं बढ़ा सकता, वो मशीन इक्विपमेंट्स और नहीं लगा सकता। वो ज्यादा से ज्यादा अपनी लेबर रॉ मटेरियल बढ़ाकर आपकी प्रोडक्शन बढ़ाकर आपको देगा। दैट इज शॉर्ट पीरियड। लॉन्ग पीरियड, जितनी सेल चाहिए उतनी बताइए, जितनी डिमांड है उतना वो प्रोड्यूस कर देंगे, क्योंकि वो फिक्स फैक्टर भी चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल फैक्टर भी चेंज कर सकते हैं, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। सो दे कैन चेंज एवरीथिंग एंड दे विल प्रोड्यूस थिंग्स फॉर यू। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, जो हमारा पूरा चैप्टर है आगे, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन, ये आपने पहले भी पढ़ा है, मैं एक बार फिर से आपको याद दिला। परफेक्ट कंपटीशन, बेटा परफेक्ट कंपटीशन किसको कहते हैं? एक ऐसी मार्केट सिचुएशन जहां पर बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स हैं। वो बहुत सारे बायर्स एंड सेलर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एक ही जैसा प्रोडक्ट है, एक ही जैसा प्राइस है। 2 मिनट के लिए ध्यान जरा यहां पर लगाएं। परफेक्ट कंपटीशन कोई एक्चुअल लाइफ में एग्जिस्ट करता ही नहीं। परफेक्ट कंपटीशन जो है, ऐसा कोई बाजार एक्चुअल लाइफ, बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स, अनगिनत बायर्स एंड सेलर्स, और सारे बायर्स एंड सेलर्स जो हैं वो एक ही जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एक ही प्राइस पे बेच रहे हैं। ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, क्योंकि सब अपना अपना अलग अलग प्रोडक्ट ही बेच रहे होते हैं। कुछ एक एग्जांपल यहां पर ले सकते हैं, जैसे गोल्ड है। गोल्ड का बाजार सब जगह, अगर हम ज्वेलरी की बात ना करें, सिर्फ गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड तो सब जगह एक ही होता है। 24 कैरेट गोल्ड की बात करें, उसका प्राइस सब जगह सेम है। तो मत बंद कर, ऐसे नहीं चल रहा। तो गोल्ड का प्राइस जो है एवरीवेयर सेम, गोल्ड की क्वांटिटी सेम है, ओ सॉरी क्वालिटी सेम है, गोल्ड का कलर और गोल्ड एग्जैक्टली सेम। पेट्रोल की बात करें तो सबका सेम है, सब सेम रेट पर बेच रहे हैं। दिल्ली में किसी भी पेट्रोल पंप से डलवाइए, पेट्रोल सेम रेट पे डलता है। कोई है कि ये कोई 90 में बेच रहा है, कोई 100 में बेच रहा है, ऐसा तो नहीं होता। और 90 वाले पे तो फिर लाइन लगी होती और 100 वाला खाली बैठी। तो दैट इज अ परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन, जहां प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट का साइज, क्वालिटी, पैकेजिंग सब कुछ सेम है, प्राइस भी सेम है। ऐसी सिचुएशन को परफेक्ट कंपटीशन। राम राज की बात करें, भगवान राम के टाइम पे हुआ, मोहम्मद साहब के टाइम पे हुआ, अब नहीं होता ऐसा, अब इट डजंट हैपन, ये टाइम चला गया। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट सिचुएशन जहां पर बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स all are selling same product and the same price. इसके फीचर्स के साथ साथ ना इम्प्लीकेशन साथ में समझना। इम्प्लीकेशन किसको कहते हैं कि इसका क्या मतलब है, इसका असर क्या होगा, अगर ऐसा है तो इसका असर क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा। तो पहला परफेक्ट कंपटीशन का पहला फीचर है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। हमारी मार्केट में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। बायर्स और सेलर्स बहुत लार्ज, इतने ज्यादा कि आप गिनती नहीं कर सकते। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ, इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसका इंपैक्ट क्या हुआ बाजार। इसका इंपैक्ट ये हुआ कि कोई भी नया सेलर बाजार में आएगा, कोई पुराना सेलर बाजार छोड़कर चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। There will be a new seller in the market and the existing seller will leave the market.
इट इज क्वाइट पॉसिबल। समझ रहे हैं? तो एनी न्यू बायर विल कम, एनी न्यू सेलर विल कम, एंड एनी एग्जिस्टिंग सेलर कैन एग्जिट, देयर इज नो डिफरेंस, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं, बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। जब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं तो कोई भी आ जा सकता है, किसी के आने जाने पे रोक टोक नहीं है। नंबर 2, होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस मतलब सेम साइज, सेम क्वालिटी, सेम पैकेजिंग, सब कुछ सेम, कलर सब कुछ सेम, एवरीथिंग इज सेम, दैट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो है वो होमोजीनियस है, सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। देन नेक्स्ट इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी आए और कोई भी चला जाए। इसका इंप्लीकेशन लॉन्ग रन में एक परफेक्ट कंपटीशन की फर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा पाती। सर ये एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? एक उदाहरण देता हूं, आपने करोल बाग में गफार मार्केट सुनी है आपने? नहीं सुनी? गफार मार्केट नहीं सुनी? जिन्होंने नहीं सुनी, वहां पर ना बहुत सारे डीलर हैं, वो सारे मोबाइल फोन बेचते हैं, पुराने नए मोबाइल सब बिकते हैं। अब वहां पर क्या हुआ, जब शुरू में पहला मोबाइल डीलर आया, तो पहले मोबाइल डीलर ने जब नया नया दुकान वहां पर लगाई तो बड़ी सेल हुई उसका बड़ा काम चला, बहुत काम चला। अब जब बहुत काम चला तो उसने एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाया। अब एबनॉर्मल प्रॉफिट उसने तो कमाया इनिशियली, बट उसको देखा देखी और बहुत सारे सेलर घुस गए। ऐसा होता है ना कि एक आदमी बड़ा कमा रहा हो तो उसके जैसा काम वहां पूरी दुकानें खुलने लगती हैं एकदम से। नया नया किसी ने चिकन बिरयानी की एक हांडी लगाई और चलने लगी, वहां लाइनें लगी हैं, बिरयानी बिक रही है, पता नहीं कितनी बिरयानी लोग खाते हैं। डज इट हैपन? आपने देखा कि कोई एक चीज एक मार्केट में किसी एक दुकान चल गई और वहां वैसी दुकानें लगातार खुलती चली जा रही? तो यहां पर होमोजीनियस फ्री एंट्री एंड एग्जिट में क्या हुआ कि एक आदमी बड़ा एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा, तो उसको देखा देखी बहुत सारे सेलर घुस गए। अब जब बहुत सारे सेलर घुस गए तो क्या हुआ कि सप्लाई बढ़ गई। अब सप्लाई बढ़ गई तो प्राइस प्रोडक्ट का गिरना शुरू हो गया। अब जब सप्लाई बढ़ गई ना तो प्रोडक्ट का प्राइस गिरना शुरू हो गया। अब जब प्रोडक्ट का प्राइस गिरना शुरू हो गया तो वो जो हम एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे थे वो एबनॉर्मल प्रॉफिट धीरे धीरे खत्म और हम नॉर्मल प्रॉफिट पर आ गए। एक विपरीत सिचुएशन सोचिए, शॉर्ट रन में आप बड़े एबनॉर्मल लॉसेस सफर कर रहे हो। कोविड में हमने देखा आप बड़े लॉसेस सफर, तो चूंकि फ्री एंट्री एंड एग्जिट है तो कुछ फर्म्स जो कमजोर थी वो मार्केट छोड़कर चली गई। कुछ फर्म्स जो कमजोर थी उन्होंने बाजार छोड़ा और गई। अब बाजार छोड़ के वो चली गई तो क्या हुआ कि धीरे धीरे सप्लाई जो है प्रोडक्ट की वो कम हो गई। अब प्रोडक्ट की सप्लाई कम हो गई तो क्या हुआ, प्राइस बढ़ने लगा। जब प्राइस बढ़ने लगा तो फिर हमारा जो लॉसेस थे वो धीरे धीरे खत्म होकर हम नॉर्मल प्रॉफिट पे आ गए। टू सिचुएशंस, मेरा ऊपर वाला हाथ इज एबनॉर्मल प्रॉफिट, नीचे वाला हाथ इज लॉस। शॉर्ट रन में आप यहां भी हो सकते हो, यहां भी हो सकते हो, बट लॉन्ग रन में दोनों नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाते। इंप्लीकेशन किसका है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हैं तो एंट्री हो गई, बहुत सारे सेलर्स आ गए, और एबनॉर्मल प्रॉफिट्स खत्म, नॉर्मल प्रॉफिट खत्म। और लॉसेस पे हो तो फर्म्स छोड़ छोड़ के चली गई और आप लॉसेस से नॉर्मल प्रॉफिट। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लेबर की बात करते हैं, मोबिलिटी यानी एक जगह से दूसरी जगह। लेबर किसी एक फर्म में काम कर रही है, अब चूंकि परफेक्ट कंपटीशन है, सारी फर्म सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस पर बेच रही है, तो एक फर्म छोड़ी और छोड़कर दूसरी फर्म की तरफ चले गए, क्या फर्क पड़ेगा? मोबिलिटी तो परफेक्ट है, नहीं समझे? मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज परफेक्ट। अब एक पेट्रोल पंप पे एक आदमी पेट्रोल डाल रहा है,
वही लेबर दूसरे पेट्रोल पंप पे जाकर पेट्रोल डालेगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट विल बी सेम। तो यहां पर परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल, दे कैन गो फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर वेरी इजीली, one firm to another very easily. There is a perfect mobility of factors of production. Getting it? Then absence of transportation cost. ये माना जाता है कि इस मार्केट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की जरूरत नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ही नहीं। अरुण मैं तुझे फोन कर रहा हूँ 1 घंटे में, 1 घंटे में फोन कर रहा हूँ। तो यहां पर ये माना जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ही नहीं, ये अजम्पशन है। ये माना जा रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको यहां से वहां प्रोडक्ट ले जाना है। क्यों मान रहे हैं ऐसा? क्योंकि हम चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि सब जगह प्राइस जो है वो सेम है। नॉर्मली प्राइस सब जगह सेम होता नहीं है। अगर आप दिल्ली और हरियाणा के पेट्रोल का प्राइस देखेंगे तो अलग मिलेगा ना, यूपी का पेट्रोल का प्राइस अलग मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज द रीजन, ठीक है। तो वो जहां ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या एक्साइज ड्यूटी कुछ भी, हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को जीरो मानते हैं, है ही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, इसलिए प्राइस जो है वो सब जगह सेम है। देन परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। मार्केट की नॉलेज हमें पूरी तरह परफेक्ट है। मार्केट के लिए हम पूरी तरह डिसाइडेड हैं कि हमें मार्केट में कल क्या होगा हमें मालूम, आज क्या हो रहा है, कल क्या नया प्राइस आएगा, नया प्रोडक्ट आएगा, वी नो एवरीथिंग। वैसे तो कुछ होना ही नहीं क्योंकि सभी सारे के सारे सेलर सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सेम प्राइस पे बेच रहे हैं, तो कुछ चेंजेस तो आने ही नहीं है। लेकिन है भी तो हमें पता है कि भैया जो चेंजेस हैं वी नो वेरी क्लियरली। तो परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट, पीपल आर वेरी क्लियर अबाउट द मार्केट कि कल को मार्केट में क्या होगा। अब आगे प्राइस डिटर्मिनेशन होगा। 1 मिनट के लिए हमारे जैसा लड़ाका आदमी देखा मैंने। अच्छा, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। बेटा परफेक्ट कंपटीशन में एक बात समझ लीजिए कि परफेक्ट कंपटीशन में हमारा जो प्राइस है वो सेम है, ठीक है। और प्राइस सेम रहेगा तो ठीक है, मगर ये प्राइस फिक्स कौन करता है? इंडस्ट्री। प्राइस यूज कौन करता है? फर्म। और इसको यूज कौन करता है? फर्म। और फिक्स कौन करता है? इंडस्ट्री। में जैसे उदाहरण देता हूं, हर पेट्रोल पंप एक ही प्राइस पर अपना पेट्रोल बेच रहा है, लेकिन पेट्रोल का प्राइस फिक्स किसने किया? पेट्रोल का प्राइस फिक्स किया हमारी इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री ने क्या देखकर प्राइस फिक्स किया? डिमांड और सप्लाई। एक बात आप बड़ी गौर से सुनो, कोई भी बाजार हो संसार का, एवरी मार्केट इन दिस वर्ल्ड, उनमें प्राइस जो फिक्स किया जाता है वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे किया जाता है, और कोई तरीका ही नहीं प्राइस फिक्स करने का। देयर इज नो अदर वे आउट। प्राइस फिक्स हमेशा किस पे होता है? डिमांड और सप्लाई। जहां डिमांड सप्लाई मैच कर गए वहां प्राइस फिक्स हो गया। इंडस्ट्री ने प्राइस फिक्स किया और वो प्राइस जो फिक्स हो गया वो किसको दे दिया? फर्म को। और फर्म को ये इंस्ट्रक्शन है कि भैया इसी प्राइस पर आपने अपना प्रोडक्ट बेचना है, ज्यादा बेचो या कम बेचो, मगर आप प्राइस में कम नहीं कर सकते। अदरवाइज मुझे एक बात बताओ, मान के चलते हैं पेट्रोल अगर आज 98-97 रुपीज है, तो जो पेट्रोल पंप का मालिक है वो 2-3 रुपए तो पर लीटर कमाता होगा, इतना तो मार्जिन उसका होगा नहीं? अगर 2-3 रुपए में से वो कहे कि नहीं यार मैं 1 रुपया सैक्रिफाइस करने को तैयार, वो सैक्रिफाइस कर सकता है। उस 1 रुपया सैक्रिफाइस करने से जहां अगर उसकी दिन की 5000 लीटर 10,000 लीटर की सेल है, वो 10,000 लीटर को 50,000 लीटर की सेल कर सकता है, सिर्फ 1 रुपया कम करने से। शोर मच जाएगा, हड़कंप मच जाएगा एकदम से, होगा कि नहीं होगा? बट देन ही इज नॉट अलाउड टू डू। तो यहां पर परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कौन डिसाइड करता है? इंडस्ट्री। बट एवरी फर्म सेल्स देयर ऑल यूनिट्स। 1 यूनिट बेचो, 100 बेचो, सारी बेच दो, अपनी पूरी दुकान खाली करो, मगर बेचोगे उसी प्राइस पर। उस प्राइस को ऊपर नीचे करना फर्म को अलाउड नहीं है। ये डिटर्मिनेशन कहां हो रही है? इंडस्ट्री में। ये डिटर्मिनेशन कहां हो रही है बेटा? ये वाला कर्व आपको मालूम है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, दिस इज डिमांड कर्व एंड दिस इज योर। तो जहां डिमांड और सप्लाई मैच हो गए
वो हमारा प्राइस फिक्स हो गया यहाँ 3 रुपए। अब इस प्राइस को यहाँ पे मैं आपको आगे बना के दिखाता हूँ, मैं थोड़ी सी ड्राइंग सीख के आया हूँ। इस प्राइस पर जो फर्म को अपना प्राइस फिक्स करना है वो कुछ ऐसे, दिस इज फर्म, ये प्राइस हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे 3 रुपए पर, और इस प्राइस पर आपका AR इज इक्वल टू MR, ठीक है। AR इज इक्वल टू MR यानी अपना एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो है फर्म का यहाँ पर फिक्स हो जाए। इज दैट ओके? गॉट इट और नॉट? ये हमारा परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन है जहां प्राइस फिक्स हुआ डिमांड सप्लाई पर, वो प्राइस दे दिया गया फर्म को, उस फर्म ने अपना एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू यानी जितनी भी क्वांटिटी बेचनी है वो इसी पर बेचेगी, इससे ऊपर नीचे नहीं कर सकते। इम्परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन जहां पर सारे सेलर एक जैसा प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, सारे सेलर एक प्राइस पर प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, उसे इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन की खासियत क्या है? सारे सेलर एक ही जैसा प्रोडक्ट एक ही प्राइस। इम्परफेक्ट कंपटीशन सारे सेलर अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट से मेरा मतलब है इसको हम टर्म देते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। एक होता है बेटा डिफरेंट प्रोडक्ट, एक होता है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। डिफरेंट प्रोडक्ट क्या होता है? मैं मोबाइल बेच रहा हूं, इनकी दुकान है कपड़ों की, इनकी दुकान है जूतों की, इनकी दुकान है लैपटॉप की, उसकी दुकान है चाय की। याद आए चाय पॉइंट? ये तो कोई कंपटीशन ही नहीं हुआ। मेरा और आपका क्या कंपटीशन? आप क्या बेच रहे थे? जूते। अब मैं मोबाइल बेचता हूँ, ये जूते बेचती है, मेरा इनका क्या कंपटीशन? मैं इनकी दुकान में 4-5 बायर जा रहे हैं इकट्ठे हुए, भाई ये भी, और मेरी दुकान पे बायर नहीं, तो मुझे फिर भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो जूते बेचती हैं और मैं मोबाइल बेचता हूँ। तो लेकिन हम इस मार्केट की तो बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि सभी के सभी मोबाइल बेच रहे हैं, मगर मोबाइल सबका एक दूसरे से अलग। द प्रोडक्ट इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ कलर, साइज, क्वालिटी, पैकेजिंग, कुछ ना कुछ उसमें फीचर्स में अलग है, वो इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन जहां बहुत सारे सेलर्स सेम, इम्परफेक्ट कंपटीशन जहां बहुत सारे सेलर मगर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट ना, सेम प्रोडक्ट पर डिफरेंट प्राइस। हाँ सिमिलर, डिफरेंशिएटेड डिफरेंट नहीं होगा मगर डिफरेंशिएटेड होगा। अब आगे इम्परफेक्ट कंपटीशन में ये बेटा 4 टाइप्स हमने पढ़ ली, इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मोनोपोली। मोनोपोली एक वर्ड से बना है बेटा, मोनोपोली एक वर्ड से बना है, लैटिन वर्ड मोनस, मोनो एंड पोलस। मोनो मीन्स सिंगल, जैसे आप लोग हैं। पोलस मीन्स सेलर, ठीक है। मोनो पोलस मतलब सिंगल सेलर, जहां बाजार में उस प्रोडक्ट का एक ही सेलर है और कोई वो प्रोडक्ट बेचता ही नहीं है, उसे मोनोपोली कहते हैं। मान लीजिए इस एरिया में शिव ने एक दुकान खोली जिसपे ये ड्रग्स बेचते, एक अकेले ही होंगे और कौन होगा? कौन बेचेगा? अफीम, गांजा और क्या क्या मिलता है बेटे? कोकेन। देखो मैंने बोला था आपको, बंदा एक्सपीरियंस। तो मोनोपोली यानी आप सिंगल सेलर है और कोई बेच ही नहीं। हमारे देश में इसका उदाहरण है इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज इज दी ओनली कॉर्पोरेशन विच सेल्स रेलवे सर्विसेज। और कोई है? हवाई जहाज वाले तो बहुत सारे है ना, बसों वाले भी बहुत सारे, क्योंकि चल जाता है ना काम। रेलवे तो मगर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। पहले तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो रेलवे ट्रैक्स वाला। हवाई जहाज के लिए तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए ना, ऊपर थोड़ा ट्रैक लगाने हैं आपने, नीचे जमीन पे तो ट्रैक्स है। तो रेलवेज, इंडियन रेलवेज इज दी मोनोपोली, सिंगल सेलर। पहले दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी का भी सिंगल सेलर था, डेसू, अब वो अलग अलग हो गए, PSCS और NDPL, अब 2 हो गए।
कुछ एरियाज में BSES बेचता है और कुछ एरिया में टाटा का NDPL बेचता है। तो मोनोपोली यानी कि मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है। इसके फीचर्स क्या है मोनोपोली के? पहला फीचर सिंगल फ्लो, अभी तो बताया, देयर बी ओनली वन सेलर सेलिंग द प्रोडक्ट, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। उस सेलर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा तो फिर वो सिंगल सेलर कैसे होगा? आप ही सोच के बताओ। अगर उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा, मिलता जुलता सब्स्टिट्यूट होगा, इंडियन रेलवेज का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं, सब्स्टिट्यूट है मगर कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं। तो जहां उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट, अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी का मान लीजिए एक ही सेलर, आपके पास क्या क्लोज सब्स्टिट्यूट है? इन्वर्टर, जनरेटर, कितना टाइम चला के देखो, इन्वर्टर 3-4 घंटे में टी टी बोलना शुरू हो जाता है, बोलता है ना। 2-4 पंखे फालतू चला लो तो वैसे ही उसकी चीखें निकलनी शुरू हो जाती है। लगा आपके घर में इन्वर्टर चीखे मारता है ना, बंद कर दे भाई, बंद कर दे भाई, आवाजें आती है अंदर से। मेरे तो इन्वर्टर में आती है, अबे बस कर भाई, है ना। जनरेटर चला लो, कितना पेट्रोल फूक लोगे, पेट्रोल डीजल कितना फूक लोगे। सो इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। क्लोज सब्स्टिट्यूट हो तो फिर मोनोपोली मोनोपोली नहीं है। देन स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंटर। अच्छा, बैरियर भी है, इतने स्ट्रॉन्ग बैरियर्स हैं कि आप एंटर नहीं कर सकते। बैरियर्स कई तरह के होते हैं, हो सकता है इसमें आगे आए, नहीं है तो मैं एक अंदाजा देता हूं। एक बैरियर ये समझिए कि टेक्नोलॉजी, आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो उनके पास, दे हैव दैट टेक्नोलॉजी। गूगल का मैंने कोई कॉम्पिटिटर देखा ही नहीं। आपने सुना है? यार गूगल पे नहीं सर्च हो रहा, किसी और पे सर्च करते। गूगल ने मना थोड़ा किया, आप बना लो अपना सर्च इंजन, मगर वो बात ही नहीं है, गूगल जैसी बात तो नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट का कोई आपने कॉम्पिटिटर देखा है? लाइनेक्स वाइनेक्स, लेकिन वो चलते नहीं है फिर हमसे, वो यूजर फ्रेंडली नहीं। गूगल का नहीं, गूगल का क्लोज सब्स्टिट्यूट मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अच्छा होगा भी तो चलो, मगर टेक्नोलॉजी वाइज ये बैरियर है। अच्छा, दूसरे कई बैरियर होते हैं, जैसे लाइसेंसिंग। सरकार ने लाइसेंस ही नहीं दिया किसी और को बनाने का। कई चीजों में सरकार एक आध कोई लाइसेंस देती है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको। इन केस ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, जो गोले बारूद बंदूकें बनती हैं, वो कुछ ही लोगों के पास उसका लाइसेंस होता है, वही बना सकते हैं। हर कोई बना रहा होता तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है इंडिया में रहना। पार्किंग ऑडियो टॉलो यहाँ से, मैं अभी AK-47 लेकर आऊंगा अंदर, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। बंदे गोली मार, मैं पार्किंग नहीं मान रहा था यार, मैं क्या करूं, मैंने तो गोली मारनी थी, फिर इसमें मेरी क्या गलती है ना। कोई ज्यादा झगड़ा हो गया, है ना, बीवी के साथ झगड़ा हो गया, ग्रेनाइड खत्म, बंदा ही खत्म, झगड़ा ही नहीं है अब उसके बाद, है ना, एक पिन छिलना है और बंदा खत्म। तो अलाउड नहीं है ना, कुछ ही लोगों के पास वो लाइसेंसिंग है, तो मोनोपोली होती है। और बैरियर, पहला बैरियर मैंने टेक्नोलॉजी बोला, दूसरा आपको लाइसेंसिंग, तीसरा इन्वेस्टमेंट। कई बार इन्वेस्टमेंट इतनी ह्यूज होती है कि हर कोई घुस ही नहीं सकता। आज इंडियन रेलवेज की मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा होगी, हवाई जहाजों की कीमतें तो फिर हम सुन लेते हैं 2000 करोड़ का है, 250 करोड़ का है, 500 करोड़। किसी ट्रेन की कीमत सुनी है कभी आपने? कोई कभी सुनी हो यार ये ट्रेन है भाई, रणवीर सिंह ने ट्रेन खरीदी अपनी भाई। चार्टर्ड प्लेन तो सबने खरीदे हैं, है ना, 200-250 करोड़ वाले, किसी ने याच खरीदी है ना, किसी ने अपने लिए बड़ी लग्जरी बस बनाई है, लेकिन मैंने नहीं सुना कि किसी ने अपनी ट्रेन ही खरीद ली भाई। तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बड़ी तगड़ी इन्वेस्टमेंट है। पता नहीं भाई, मैंने तो कभी सोचा नहीं, मैं अपनी गाड़ी से ऊपर कहीं गया ही नहीं, तो मैं बता नहीं सकता। आप ट्राई करना, कभी ले लो तो मुझे बताना, मेरे लिए एक स्पेशल सीट रखना उसमें, है। तो अब वो युगान, तो उसमें इन्वेस्टमेंट इतनी है कि हर कोई घुस ही नहीं सकता है, तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट। देन और भी कई बैरियर्स हो सकते हैं, जैसे कंट्रोल ओवर रॉ मटेरियल। आपने कंपनी का नाम सुना है डे बियर्स करके? डे बियर्स नहीं, आपको हैरानगी होगी, ये अफ्रीकन बेस्ड कंपनी,
और पूरे संसार में जितना हीरा निकलता है, डायमंड, 80% कंट्रोल इनका है। 80% पूरे वर्ल्ड वाइड। इतनी बड़ी कंपनी, हम तो सिर्फ अंबानी भाई साहब को जानते हैं। There are so many people who are actually behind the curtain, but they are so well developed. ये नीरव मोदी ने यही तो बताया था कि I have a link with De Beers or something. वो इतनी बड़ी कंपनी है, तो उसका कंट्रोल है रॉ मटेरियल पे। अगर आपको हीरे का कोई काम करना है तो ही ऐसे तो मोनोपोली हो गई। आपने ओपेक के बारे में सुना? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। करीबन 13 कंट्रियां हैं इसमें, सऊदी अरेबिया, ईरान मिला के कुछ 13 कंट्री। वो 13 कंट्रियां मिलकर डिसीजन लेती हैं कि भाई पेट्रोल का प्राइस क्या होगा, ऑयल का प्राइस क्या होगा, क्योंकि पूरा मैक्सिमम कंट्रोल ऑयल का जो है वो उन्हीं के हाथ में है, तो मोनोपोली है। तो कई चीजें मोनोपोली के लिए बैरियर, मतलब आप दूसरा बंदा एंटर ही नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, लाइसेंसिंग, कंट्रोल ओवर रॉ मटेरियल, तो ऐसी कई चीजें होती हैं जिससे कि आप मोनोपोलिस्ट हो जाते हैं, है ना। देन स्ट्रॉन्ग बैरियर्स की बात, फर्म एंड इंडस्ट्री आर सेम। भाई मोनोपोलिस्ट सिंगल सेलर है, वही इंडस्ट्री है, वही फर्म है, प्राइस यही खुद ही फिक्स करेगा। भाई परफेक्ट कंपटीशन में तो बहुत सारे बायर सेलर्स हैं, जैसे पेट्रोल पंप तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब सारे पेट्रोल पंप्स को मिलकर क्या बनती है? इंडस्ट्री, है ना, जिसको हम लॉबी भी बोलते हैं। भाई इनकी लॉबी बड़ी स्ट्रॉन्ग, आजकल वर्ड यूज हो रहा है। मैंने सुना है कि एक वो स्कूल्स की लॉबी बन रही है, एंड दे आर गोइंग टू हैव अ काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन सीयू सेट जो आ रहा है, बिकॉज दे आर सेइंग कि सीबीएसई कहां स्टैंड कर रहा है। So, कहीं जगह अब देयर इज एन इंडस्ट्री ना, तो स्कूल की इंडस्ट्री है या सीबीएसई, सो दे आर इंडस्ट्री, वो अलग है, स्कूल अलग है। इंडस्ट्री अलग है और उसमें से एक स्कूल अलग है। तो सिमिलरली यहां पर हम अगर बात करें फर्म की, तो यहां पर मोनोपोली के केस में फर्म और इंडस्ट्री दे आर सेम, वो अलग अलग नहीं। देन प्राइस मेकर, हु इज द प्राइस मेकर? Firm itself is the price maker and firm itself is the price taker. प्राइस फिक्स करने वाली भी वही है और प्राइस लेने वाली भी वही है। नेचर ऑफ एआर एंड एमआर कर्व, एआर एमआर कर्व जो इम्परफेक्ट कंपटीशन होगा ना, उसमें कुछ ऐसा होगा, एआर और ये एमआर, दे विल बी स्लोपिंग डाउनवर्ड। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इस मार्केट में ना ज्यादा बेचने के लिए आप प्राइस थोड़ा कम कर दें, क्योंकि खुद ही प्राइस फिक्सर हो, खुद ही प्राइस टेकर हो। अच्छा, आपको एक बात मालूम है, एआर को ही डिमांड कर्व भी कहते हैं। और इन केस ऑफ मोनोपोली ये जो डिमांड कर्व है ये लेसर इलास्टिक होता है। एआर ओब्लिक डिमांड कर्व इज ईडी इज लेस देन 1। ED less than 1, anybody who can explain कि सर ED less than 1 क्यों होती है मोनोपोली? proportional change in price, आधी बात रह गई, पूरी नहीं आई बाहर। डिमांड में होती है, प्राइस ज्यादा चेंज नहीं कर सकते क्या? अपना मतलब जो चेक करेंगे प्राइस वगैरह का। देखो, लेसर इलास्टिक डिमांड वो होती है जहां पर आप प्राइस में चेंज लाते रहिए मगर डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस आते नहीं। आप प्राइस बढ़ा लीजिए, लोग आपके प्रोडक्ट को छोड़ने वाले नहीं। इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई, आप क्या कर लोगे यार? क्या करोगे? आपके पास कोई चॉइस नहीं। अगर इंडियन रेलवेज ने अगर टिकटें महंगी कर दी, आप क्या कर लोगे? भैया जब यहां से आगरा जाना हो तो मैं कुछ ढूंढ लेता हूँ, लेकिन जब मुझे यहाँ से गोवा जाना हो और यहाँ से मुझे कहीं कन्याकुमारी तक जाना हो एंड आई कैन नॉट अफोर्ड एयरप्लेन, मैं क्या करता हूँ? मेरे पास कोई ऑप्शन है होती ही नहीं। तो वहां पर जहां वो प्राइस बढ़ा भी ले तो मैं ज्यादा डिमांड चेंज कर नहीं सकता इन केस ऑफ मोनोपोली, इसलिए इसकी डिमांड जो है वो लेसर इलास्टिक। ठीक है, इन केस ऑफ मोनोपोली डिमांड इज लेसर इलास्टिक। देखो लेसर इलास्टिक और हाईली इलास्टिक का एक बार आपको डायग्राम दिखा। ये एआर है
या डिमांड कर्व है जहां पर ईडी इज लेस देन, और एक ये एआर है जहां पर ईडी इज ग्रेटर देन। तो ये थोड़ा ऊपर की तरफ होगा, हाईली इलास्टिक, और लेसर इलास्टिक थोड़ा सा फ्लैट होता चला जाएगा। समझ रहे हैं? सो इन केस ऑफ मोनोपोली डिमांड इज लेसर इलास्टिक। व्हाई लेसर इलास्टिक? बिकॉज प्राइस चेंज भी होगा तो डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं है। देन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोलिस्ट क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट रखते हैं। दे डू इट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं इसको। वो हर मार्केट के लिए अलग प्राइस फिक्स करते हैं। जहां पर उनको लगता है कि इलास्टिसिटी कम है वहां पर वो प्राइस ज्यादा भी अफोर्ड कर लेते हैं कि भाई यहां तो हमारे बिना इनका गुजारा नहीं है, तो वहां ज्यादा प्राइस चार्ज कर लेंगे। जहां लेकिन उनको लगता है कि मेरे बिना इनका गुजारा है, वहां फिर वो ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं करते, वहां वो कम प्राइस हो। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं इन केस ऑफ मोनोपोलिस्ट करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में नहीं डिस्क्रिमिनेशन, मगर इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, इन केस ऑफ मोनोपोली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल। मैक्सिमम प्रॉफिट, यहां पर बेटा प्रॉफिट तो मैक्सिमम करना ही चाहते हैं, वो तो हर कोई करना चाहते हैं, लेकिन मोनोपोलिस्ट तो करता ही करता है। मोनोपोलिस्ट का तो काम ही यही है। ये एक डायग्राम है जो मुझे आपको दोनों के लिए ही समझाना है, मोनोपोलिस्टिक के लिए भी समझाना है, मोनोपोली के लिए भी, और परफेक्ट कॉम्पिटिशन। मगर मेरी ना आपसे एक रिक्वेस्ट है, वो नहीं, वो रिक्वेस्ट बड़ी जेन्युइन है,